बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। चोलिस्तान के बेआबो गया रेगिस्तान में जहां मौसमों की शिद्दत, धूप और तेज हवा तेजी से सहरा के नकूश को बदलती रहती है, वहां ही पाक भारत सरहद से 25 किलोमीटर दूर एक खामोश मगर मुजाहिम खंडर सदियों पुरानी तारीख और दास्तान सुनाता है। यह है किला बजनोट, जिससे बहुत सी दिलचस्प कहानियां और दास्तानें जुड़ी हैं, और इस वीडियो में आज मैं आपको वही सनसनीखेज किस्से सुनाने जा रहा हूं। मौरखीन का ख्याल है कि इस किले की बुनियाद 757 ईस्वी में राजपूत हुक्मरान राजा वंजा भाटिया ने रखी और इसी मुनासबत से इसका पुराना नाम किला वंजरोड था, जो वक्त के साथ बदलकर बजनोट बन गया। इसी तरह एक अंग्रेज मुसन्निफ जेम्स टॉड की 1809 में छपी किताब द एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में उसने बताया कि इस किले की तामीर बीकानेर के एक मुकामी शख्स तन्नू भट्टी ने करवाई, जिसको एक खजाना मिला और उसको यह खजाना एक देवी बेजा सेनी ने दिया था। चुनाचा इसके नाम पर उसने इस किले का नाम बजनोट रखा। इस दौर में यह खित्ता तजारती काफिलों और सरहदी गुजरगाहों के एतबार से गैर मामूली अहमियत रखता था। चुनाचे बजनोट को महज एक रिहायशी या नुमाइशी इमारत के तौर पर नहीं, बल्कि एक मजबूत दिफाई असार के तौर पर कायम किया गया। ऐसा असार जो चोलिस्तान के वसी रेगिस्तान में इक़्तिदार की कशमकश और अलामत बनकर उभरा। इब्तिदा में यह किला दो फसीलों पर मुश्तमिल था, यानी अंदरूनी और बैरूनी, और मुरब्बा शक्ल का था। वक्त गुजरने के साथ साथ बैरूनी फसील के कुछ हिस्से तो बाकी रहे, जबकि अंदरूनी फसील तकरीबन मुनहदिम हो चुकी है। इस किले का कुल रकबा तकरीबन 3 एकड़ के करीब है और माजी में यह किला अपने बुलंद दरवाजों और 21 फुट बुलंद मुस्तहकम दीवारों के बाइस दूर से ही रोब और दबदबे की अलामत था। शुमाली सिमत का मरकजी दरवाजा इसकी दिफाई हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा था, जहां से काफिलों और लश्करों की नकलो हरकत को कंट्रोल किया जाता था। क्योंकि यहां पत्थर दस्तयाब नहीं, इसलिए शुरू में इस किले की तामीर में चिकनी मिट्टी इस्तेमाल की गई, जबकि बाद में अब्बासी हुक्मरानों ने किले की तामीरें नौ चूने, गारे, राख और गोबर के मरकब से तैयार शुदा ईंटों से की। 757 ईस्वी में अपनी तामीर के बाद तकरीबन 410 साल तक मुकामी राजपूत हुक्मरान इसका इंतजाम संभाले रहे, लेकिन 1167 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस किले को फतह करके ताराज किया। गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत का कयाम हुआ और उस वक्त ये किला मुकामी गवर्नरों और फौजी अमले के जेर इस्तेमाल रहा। 13वीं से 18वीं सदी के दौरान मुकामी राजपूत कबाइल और सरदार वक्तन फवक्तन इस पर काबिज रहे। इस तवील अरसे में यह किला मुस्तकिल शाही रिहाइशगाह की बजाय एक दिफाई चौकी या मुकामी ताकत के निशान के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, या फिर ऐन मुमकिन है कि जुज़वी तौर पर मतरूक भी रहा हो। 18वीं सदी के वस्त में जब मुगल इक़्तिदार कमजोर हुआ तो मुकामी ताकतें उभरने लगीं और बजनोट समेत चोलिस्तान के मुतअद्दिद किले बहावलपुर के अब्बासी खानदान के ज़ेरे असर आ गए। 1799 में अली मुराद खान, जो रियासत बहावलपुर के अब्बासी खानदान के एक नवाब थे, उन्होंने इस किले की मरम्मत करवाई, जिससे यह जाहिर होता है कि तब तक किला बजनोट या तो जुज़वी तौर पर खस्ता हाल था या फिर अस्करी लिहाज से इसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की जरूरत थी। किला बजनोट की तारीख का सबसे ज्यादा जिक्र एक फारसी तसनीफ तारीख मुराद में मिलता है, जिसके मुसन्निफ रियासत बहावलपुर के दरबार से वाबस्ता जनाब मुराद अली खान थे। उन्होंने नवाब सादिक मोहम्मद खान दोइम के अहद में 1809 से 1825 के दौरान ये किताब लिखी। मौजूदा दौर में इस किताब का तर्जमा जनाब मोहम्मद अली गर्देजी ने किया। वक्त गुजरता रहा, सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं, मगर किला बजनोट की फसीलें सदियों तक इस्तकामत की अलामत बनी रहीं, यहाँ तक कि 1971 में पाक भारत जंग का आगाज हो गया।
सरहद के करीब होने की वजह से मुसलसल भारतीय गोलाबारी से इस किले को बहुत नुकसान पहुंचा और रफ्ता रफ्ता किला बजनोट तारीख के उन औराक में शामिल हो गया जहां ताकत, जंग, जवाल, बका सब एक साथ रकम होते हैं। इसी तरह एक और मशहूर दास्तान एक डाकू से मुतालिक भी इस किले से जुड़ी हुई है। मधु सिंह अलमारूफ जगमाल सिंह राठौर राजपूत था और बीकानेर का रहने वाला था। वो एक ठाकुर का बेटा था जिसे 2 गांव जागीर में मिले हुए थे। एक दिन एक हमसाये ने जिसके मवेशी ठाकर के खेतों में चर रहे थे उसके बाप की सरेआम तौहीन की। इस वाक़े ने नौजवान मधु सिंह को सख्त दिल बर्दाश्ता किया और उसने मौका पाकर तन्हाई में उस शख्स को अपनी फुलादी सिरे वाली लाठी से कत्ल कर दिया। कानून हरकत में आया और मधु सिंह मफरूर हो गया। वो जैसलमेर चला गया जहां उसकी रफाकत चंद मामूली लुटेरों से हो गई जो ताजरों से रोजाना भत्ता वसूल करते थे। 6 फुट 3 इंच कद, वजीहा चेहरा और बावकार राजपूताना अंदाज ने जल्द ही उसे ग्रोह का सरदार बना दिया। बुजुर्ग साथी कृष्ण सिंह उसका करीबी मोतमद बन गया। छोटे जराइम बढ़ते गए और एक रात भोर सिंह नामी एक खुशहाल शख्स के घर बड़ी डकैती की गई। 2 लाख रुपए के साथ उसकी बेटी को भी उठा लिया गया, मगर मधु सिंह के हुक्म पर लड़की को बाइज्जत वापस कर दिया गया क्योंकि उसने ज्यादती करने वाले या मुखबरी करने वाले के लिए मौत की सजा मुकर्रर कर रखी थी। पुलिस के ताकुब से तंग आकर 1948 में यह गिरोह सरहद पार करके पाकिस्तान आ गया और फोर्ट अब्बास के इलाके में आबाद हुआ। इस जमाने में सरहद पर बाढ़ या खंदकें मौजूद ना थी, चुनांचे ये लोग भारत में वारदातें करते रहे और एक दिन राजस्थान पुलिस ने बिजनौर के करीब मुकाबला किया और कृष्ण सिंह मारा गया। आज भी बिजनौर से 1 किलोमीटर मगरिब में एक सादा सी यादगार इसकी चिता की जगह की निशानदही करती है और कहा जाता है कि इसकी राख गंगा में बहा दी गई थी। बादशाह मधु सिंह ने द्रावड़ किले के किलादार के जरिए नवाब ऑफ बहावलपुर से मुलाकात की दरख्वास्त की। इसे दरबार में पेश होने की इजाजत मिली और उसने अब्बासी हुक्मरान को एक सजा हुआ ऊंट भी पेश किया। फिर मधु सिंह और उसका ग्रोह डेरा नवाब में मुकीम हो गए। रियासत के इंतजाम के बाद जब पुराने राजपूत मुहाफिज वापस भारत चले गए तो नवाब के हरम की हिफाजत मधु सिंह और उसके साथियों के सुपुर्द कर दी गई। शाही खानदान के अफराद के मुताबिक वो वादे का पक्का और बावकार आदमी था, मगर शाही नज़्म ज़ब्त उसकी आज़ाद तरबियत के मुताबिक ना था और उसने इजाज़त लेकर बिजनौर के रेगिस्तान में सुकूनत इख्तियार कर ली और दोबारा सरहद पार कार्रवाइयां शुरू कर दी। चंद ही माह में जगमाल आया रे बच्चों को डराने का मुहावरा बन गया। रवायत है कि 1963 तक भारत में इस पर 135 मुकदमात कायम थे। इसी साल उसने अपने मकतूल साथी कृष्ण सिंह का बदला लेने के ख्याल से भोर सिंह को अगवा करके बिजनौर ले आया। पीछा करने वाली भारी नफरी और मुबैना फजाई तलाश के बावजूद वो 10 दिन तक रेतीले टीलों में बच कर निकलता रहा और आखिरकार इसी मुकाम पर जहां बरसों पहले कृष्ण सिंह मारा गया था उसने भोर सिंह को कत्ल कर दिया। कुछ अरसे बाद वो बाजू में गोली लगने से गिरफ्तार हो गया और पाकिस्तान में इस पर चूंकि कोई मुकदमा ना था इसलिए उसे भारत भेजने का फैसला हुआ, मगर उसने जाने से इनकार कर दिया। 14 बरस तक बगैर मुकदमा जेल में रहा और मारूफ वकील आबिद हुसैन मंटो ने हाई कोर्ट से 1978 में उसकी रिहाई करवाई। उसे पाकिस्तानी शहरत भी मिल गई, मगर उसने दोबारा जुराइम की पेशकश ठुकरा दी और बुढ़ापे में सुकून चाहा। आखिरकार वो लाल मियाँ बासी के जेर साया मुकीम हुआ, कानून की पाबंदी का वादा किया और 1983 में वफात पा गया। मरने से पहले उसने अपने साथियों से अहद लिया कि वो पाकिस्तान के वफादार शहरी रहेंगे और आखिरी साथी 1999 में दुनिया से रुखसत हुआ। यूं मधु यानी जगमाल सिंह की कहानी चंद लोगों की यादों में बाकी रह गई। तो इस हकीकी और दिलचस्प कहानी को सुनने के बाद चले अब चलते हैं किला बजनौर को करीब से देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी बजनौर फोर्ट के ऊपर और बड़ा तारीखी किला है, लेकिन ये भी दीगर किलों की तरह चोलिस्तान के खस्ता हाली का शिकार है। तो इसको मैं आपको डिटेल से अंदर से दिखाता हूँ, उसका ड्रोन व्यू भी दिखाता हूँ। ये वो किले हैं जो चोलिस्तान के बहुत अंदर डीप इन द डेजर्ट और हार्ट ऑफ द डेजर्ट के बीच में सिचुएटेड हैं और इन तक बहुत कम लोग पहुँचे हैं, लेकिन इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो फ़ौरन देख लें, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ साथ इनकी डिटेरियोरेशन जो है, इनकी ज़बू हाली जो है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनको जो है वो सेव करे, इनकी तरफ तवज्जो दे ताकि कीमती जो है हमारा सकाफ़ती विरसा है उसको महफूज रखा जा सके। चलिए अंदर से चल कर देखते हैं।
तो ये आप देखें दीगर कलों की तरह ये मरकज़ी दरवाज़ा है किले का, और इसमें भी वही चूना और मुकामी तौर के ऊपर जो गोबर की ऐश बनाकर और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। ये मरकज़ी दरवाज़े की एंट्रेंस है। ऊपर से देखें छत काफ़ी क्रम्बल्ड हो चुकी है, पत्थर गिरने के करीब है, इसलिए इसके नीचे खड़ा होना भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मरकज़ी दरवाज़े के ऊपर गेट भी था जिसके ये निशानात आप देख सकते हैं। ये सुराख जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली गेट के जो है वो फिक्स करने के लिए थे इसको, लेकिन अब गेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये दरबानों के कमरे थे, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती थी। ये आप देखें जहाँ से वो ऊपर आने जाने वालों के ऊपर जो है वो नज़र रखते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चमगादड़ों की बीठें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये आप देखें ये अब सीढ़ियाँ भी गिर चुकी हैं बिल्कुल, चूँकि चिकनी मिट्टी है तो जाहिर है इसने बहुत तेज़ी के साथ क्रम्बल होना होता है। पाकिस्तान के दूसरे जो किले हैं जो अभी तक अच्छी और महफूज हालत में और से काफ़ी पुराने हैं, वो ज़्यादातर जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं पत्थरों के। लेकिन ये जो किले हैं चोलिस्तान के, चूँकि आपको पता है कि पूरे चोलिस्तान में जब आप आएंगे तो आपको एक भी जो है वो पत्थर दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। तो ज़ाहिर है पत्थर यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो बग़ैर पत्थरों के चिकनी मिट्टी और उसी से तैयार करदा जो ईंटें हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उससे ये किले बनाए गए हैं। तो इसलिए ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये हमारे बाकी साथी भी ऊपर पहुंच चुके हैं। मरकज़ी दरवाज़ा जो था एंट्रेंस गेट उसका, तो ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ व्यू। अब ये ऊपर भी कमरे बने हुए थे इसके, ये आप देख सकते हैं चमगादड़ों की बीठें जगह जगह। यहाँ से जो है मुहाफ़िज़ खड़े होकर सराय तार में दूर दूर तक जो है वो नज़र रखते थे। ये है इसी तरह, ये बहुत सख्त बू है यहाँ पे। ये मरकज़ी गेट के ऊपर वाला हिस्सा, और ये पीछे बिजनोट की आबादी फैली हुई है छोटी सी। यहाँ पर जो है अब चूँकि आरओ प्लांट लग चुका है इसलिए यहाँ पर आबादी मुश्किल तौर पर रहती है, वरना आपको पता है कि चोलिस्तान में आबादी वहाँ पर ही होती है जहाँ टोबे हों, और टोबे खुश्क हो जाएं तो वहाँ से आबादी भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये अब सामने वाला हिस्सा है किले का, लेकिन ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। सलमान जो है वो सामने वाले दरवाजे पे खड़ा है। ये एक बेस्टियन है, ये भी तकरीबन टूट फूट चुका है। और मुकामी लोगों ने बताया कि 1971 में इंडिया ने यहाँ तक इस एरिए पर कब्ज़ा कर लिया था, तो बमबारी से इस किले को बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। तो बेसिकली ये किला जो है वो इंडियन बमबारी से जो है वो ख़त्म हुआ है। ये आप देखें दूसरी साइड का बेस्टियन है, और वो सामने देखें खैमे से जो नज़र आ रहे हैं वो अबू ज़ैबी वालों का है, कैंप है, जो यहाँ शिकार के लिए आते हैं अरबी चोलिस्तान में, तिलोर के शिकार के लिए, हिरन के शिकार के लिए। तो वो उनके खैमे लगे हुए हैं। रात को हम गए भी थे, उनसे मुलाकात भी हुई अरबियों से। नीचे की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों से, दूसरी दरवाजे के जो दूसरी साइड में असल में चमगादड़ों के फुजले की इतनी बू है कि यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर रुकना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए सारा चमगादड़ों का ये जो है वो एक्सक्रीटा पड़ा हुआ है। शुक्र है बाहर निकले तो सांस बहाल हुआ है, बहुत ही बू अंदर फैली हुई थी। तो ये आगे की तरफ चलकर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है क्या कुछ मौजूद है। ये बीच में आप देखें एक चबूतरा सा बना हुआ है, ये चिकनी मिट्टी की ईंटें हैं और छोटी ईंट से ये चबूतरा तामीर किया गया। अब इसकी वजह क्या है कि क्यों तामीर किया गया, कि सेंटर में ये समझ नहीं आ रही। बहरहाल इसको देखने पे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ थी। इसी तरह ये एक बिल्डिंग का हिस्सा है। ज़ेरे ज़मीन जो है यहाँ पर ज़रूर बनाए जाते थे, गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए, सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए, और ये जगह जो है वो गर्म रहती थी। इसी तरह ये सामने वाला एक इसका गेट है, ये भी काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुका है।
तो ये एक मुकामी बच्चा खड़ा है, तो इसने बताया कि ये एक कुआं है पानी को स्टोर करने के लिए। बारिश का पानी स्टोर करते हैं यहाँ से स्टोर होता है ये। अच्छा, ये नीचे से बारिश का पानी जाता है और इसके अंदर स्टोर होता है। तो वो जो ऊपर था वो भी यही था जो मैं कह रहा था कि आपको पता नहीं क्या चीज़ है। ओ हो, ये तो इतनी गहराई है कि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही ज़्यादा डीप है ये तो। आप ये देखें कि आवाज़ कितनी एको कर रही है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। बताते थे कि ये देखें, यहाँ पे जो घोड़े खड़ा करते ये देखेंगे यहाँ से जो है बारिश का पानी इस कुएं के अंदर जाता है जो पानी की स्टोरेज के लिए बनाया गया। तो इसको अंदर मेरा ख्याल है चिकनी मिट्टी लगाई गई है ताकि पानी जो है वो जज्ब ना और खड़ा रहे। पक्की हुई मिट्टी से ये तामीर किया गया। अच्छा, ये क्या आप बता रहे थे कि ये जो सामने ये हमें बुजुर्ग बताते हैं हमारे, हाँ, यहाँ पे जो बादशाह होते थे ना, अच्छा, वो अपने घोड़े वगैरह ना यहाँ पे खड़े करते थे। अच्छा, ये घोड़ों को बांधने के लिए कोई बेकार है। स्टेबल था, अस्तबल सा था, यहाँ पर घोड़े वगैरह खड़े किए जाते थे या ऊँट शूँट बांधते होंगे। घोड़ा तो इतना सहरा में उनके पास घोड़े ही होते थे, लंबे सफ़र के लिए, तेज़ सफ़र के लिए घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे शायद। तो ये इसका जो है वो एक आपको व्यू नज़र आ रहा है स्टेबल का, जहाँ पर घोड़े और ऊँट वगैरह बांधे जाते थे। इसी तरह ये भी जो है पानी की स्टोरेज के लिए, वो तो खत्म हो गया, इसमें पानी बहुत होगा। किसमें? इसमें है पानी, ये माल। अच्छा, इसका यहाँ से पानी का यही रास्ता। अच्छा, वो ये देखें पानी की एंट्रेंस के लिए इन्होंने जो है सुराख रखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से पानी अंदर जाता था और फिर इसको स्टोर कर लेते थे। तो मानसून में चूँकि ये आपको पता है कि ये इलाका, यहाँ पर मानसून की बारिशें हो जाती हैं, जब बहिरा अरब से हवाएं चलती हैं, इंडिया की तरफ से आती हैं, तो यहाँ तक हवाएं पहुँच जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अंदर बहुत ही डीप है। यहाँ पर भी आपको आवाज़ की एको से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना वसी और खुला है। फेंके ज़रा पत्थर, थोड़ा पानी भी लग रहा है नीचे। ये इसमें नहीं है। ओह, एक और फेंके जरा। उसने निकल गए, उसमें था पानी, इसमें खाली है, इसमें पानी पत्थर। अच्छा, इसमें भी कबूतर आ गए होंगे निकलते हुए, इसीलिए गरम करके गया है पानी। है पानी है। पानी चीज़ दिखाएं कि ये जो कुआं है, ये जो पानी की स्टोरेज के लिए बनाया गया है, कुआं तो नहीं इसको आप कह सकते, एक तरह से स्टोरेज टैंक है जो बारिश का पानी स्टोर करता है। तो ये जो है आप इसमें देखें कि चूँकि उस दौर में कोई सरिया तो था नहीं और ये काफ़ी बड़ा जो है एरिया के ऊपर फैला हुआ, तो इसमें ईंटों को थोड़ा थोड़ा जो है वो स्लोप देकर, स्लांटिंग बनाकर जो है वो छत को रीइंफोर्स किया गया। और ये देखें, आपको मैं ईंटें दिखा रहा हूँ, ये ईंटों को देखें, टेढ़ी ईंटें लगाई गई हैं और इनको रीइंफोर्स करके छत तामीर की गई है। तो इस पर ज़्यादा खड़ा होना भी ख़तरनाक है क्योंकि ये बैठ भी सकता है। तो आजकल ये इस्तेमाल नहीं करते आप? करते हैं इस्तेमाल, पानी यहाँ से इस्तेमाल कर। ये देखे ना, माल को पिलाते रहे। अच्छा, माल। तो ये पानी साफ़ और मीठा होता है? साफ बारिश का जो पानी है साफ, बिल्कुल। अच्छा, ये पिलाते रहे माल को सही से। ये अब हम किले की जनूबी दीवार की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से भी आपको जाकर जो है वो दिखाते हैं कि दूसरी तरफ कैसा सीन है और इसकी दीवार कैसी नज़र आती है। हमें जो साथी हैं बता रहे हैं कि ये नीचे मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं। इसके नीचे एक चारों तरफ किले के एक बहुत बड़ी गार भी मौजूद थी जो अब तकरीबन बंद हो चुकी है, भर चुकी है मिट्टी की वजह से। अब उसमें कुछ भी जो है वो मौजूद नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब हम ये इस तरफ चल कर देखते हैं कि यहाँ से कैसा व्यू और मंज़र जो है वो दिखाई देता है। कब्रिस्तान भी देखना है। हाँ, कब्रिस्तान भी देखेंगे, तारीखी जो है यहाँ पे शहीदों की कब्र है। अच्छा, और 9 फुट के होते थे लोगों के, अच्छा, वो भी यहाँ पे शहीद हुए थे। 6 भाई थे। अच्छा, खबर इकट्ठी है। अच्छा, तो ये देखें जी,
ये व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है। बेस्टियन सिर्फ रह गए और ये ऐसे ही ज़ाहिर हो रहा है जैसे इसको बमबारी से जो है किले को गिराया गया है। अगर ये कुदरती तौर पे गिरता तो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो हैं वो नीचे की तरफ ढहती, लेकिन पूरी दीवारें इसकी जो हैं वो गिरी हुई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। कुदरती अवामिल से नहीं ये ख़राब हुआ, बल्कि इंडियन बमबारी ने इसको जो है इस किले को 1971 में जो है वो तबाह कर दिया। किले की जनूबी दीवार के पास ये कब्रिस्तान है, इसको हम चल कर देखते हैं। और वो भी बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत पुरानी कब्रें और बाज़ कब्रें 9 गज़ लंबी, तो ये आपको दिखाते हैं कि ये क्या है और इसकी शक्ल सूरत से अंदाज़ा होगा कि कितनी पुरानी है। मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर जो है 9 गज़ लंबे लोग रहते थे, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल और पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता इन इलाकों से कि इतने लंबे लोग यहाँ पर मौजूद होते थे। तो मे भी इन कब्रों की कोई और कॉनोटेशन हो, किसी और वजह से ये बनाई गई हो। तो ये पीछे जो है वो कब्रिस्तान आप देखें, पता नहीं किस दौर की कब्रें और कौन मदफून है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। ये देखें बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोबारा से रेनोवेट करके इसके ऊपर जो है सीमेंट वगैरह कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी कवर लग रही है। इसी तरह वो पीछे आप देखें, वहाँ पर भी 6 कब्रें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं और ये सिलसिला काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। वो पीछे तक एक बड़े इलाके के ऊपर जो है वो ये कब्रिस्तान जो है वो दिखाई दे रहा है और उनकी इकट्ठी कब्रें हैं। जी। ये कब शहीद हुए थे? 1971 की जंग में। ये मुकामी पता भी नहीं है, बुजुर्गों ने बताया। वैसे मुकामी लोग थे? जी मुकामी। अच्छा, इंडियन गोलाबारी से। जी सही। किला बजनोट का खूबसूरत और ख़स्ता हाल किला हमने आपको दिखाया और जो अपने आखिरी दिन गिन रहा है, तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग और ये किला जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप यहाँ का विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आए। मैं आपको वीडियो के आखिर में ड्राइवर का नंबर भी डाल दूँगा ताकि आप उससे रब्ता करके यहाँ पर जो है वो पहुँच सके, क्योंकि डेजर्ट में आप खुद जो है वो नहीं आ सकते। ज़रा सा अगर आप रास्ता भूल गए तो आप कहीं से कहीं जा पहुँचेंगे। तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, इस किले को देखें। और अगर जो अरबाब इख्तियार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ख़ास करके इस किले को जो है वो रेनोवेट करवा कर इसको दोबारा जो है रिस्टोर किया जाए ताकि हमारा जो कीमती सकाफ़ती विरसा है उसको महफूज बनाया जा सके। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई जगह पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।